नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हो प्रतियोगी परीक्षाओं के युद्ध वीरों। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे, वर्ण विचार के बारे में हम लोग देख चुके हैं और अब शब्द विचार के बारे में हम देख रहे थे। शब्द विचार में हम 3 वर्गीकरण देख चुके हैं, 4 वर्गीकरण किए थे हमने अलग अलग, और 4 में से 3 वर्गीकरण हमने देख लिए हैं। अब चौथा और अंतिम वर्गीकरण इसमें बचा हुआ है जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो पहले अपन 3 वर्गीकरण देख चुके हैं। कौन कौन से वर्गीकरण देख चुके हैं देखिए। ये पहले हम देख चुके हैं। एक तो हम प्रयोग के आधार पर देख चुके हैं, प्रयोग के आधार, है ना। प्रयोग के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, इसको हम देख चुके हैं। दूसरा था रचना या बनावट, एक बार देख लेते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा था प्रयोग के आधार पर। हमने कौन सा देखा था? प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार किए थे हमने शब्दों के, अविकारी और दूसरा था विकारी शब्द। कौन से थे? विकारी शब्द। और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, हाँ यौगिक, मिटा देता हूं उसको, रूढ़ शब्द और यूढ़ शब्द के बाद में यौगिक, और तीसरा था योग रूढ़। ये हम देख चुके हैं प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर, और तीसरा हमने देखा था अर्थ के आधार पर। तो ये वर्गीकरण हमारे द्वारा देखे जा चुके हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। अर्थ के आधार पर आपको पता ही है, समानार्थक। समानार्थक का मतलब आप सब लोग जानते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनेकार्थक, ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तीसरा था इसमें एकार्थक। एकार्थक शब्द से पता चल रहा है सीधा ही कि एकार्थक का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता हो, जिसका क्या होता हो? एक ही अर्थ होता हो। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे एकार्थक होते हैं। और चौथा था जिसे आप लोग कहते हैं विलोम शब्द, और उसको विपरीतार्थक भी कहते हैं। तो ये विभाजन है, ये जो वर्गीकरण है, ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब चौथा और अंतिम विभाजन हमारे बचा हुआ है। हमने 4 वर्गीकरण किए थे शब्द विचार के हिसाब से, शब्दों के अलग अलग विभाजन किए थे। तो चौथा जो था वो है आपके उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, किस तरीके से होते हैं और कितने प्रकार होते हैं, तो उसको हम देखेंगे। अभी इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये आप लोग देख चुके हैं, पहले केवल आपको मैंने याद करवाने के लिए बताया कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें से, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम क्या देख रहे हैं? शब्द वर्गीकरण। क्या देख रहे हैं? शब्द वर्गीकरण। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम क्या देख रहे हैं? शब्द का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, ध्यान देखने वाली बात ये है हमारे यहाँ कि आप पहले तो उसको समझे कि उत्पत्ति क्या है और स्रोत क्या है। उत्पत्ति और स्रोत के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उत्पत्ति का मतलब शब्द की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द पैदा कहाँ से हुआ। स्रोत का मतलब भी वही होता है, जैसे आप लोग समझते हैं कि जो नदियाँ होती है, नदियों का जो उद्गम स्थल या जो स्रोत होता है वो जगह होती है जहाँ से वो नदी निकलती है, जहाँ से उस नदी का जन्म माना जाता है, जहाँ से वो निकलती है वो स्रोत होता है। उसी तरीके से ये कहा गया है कि शब्दों के बारे में, शब्दों का स्रोत कहाँ है, शब्द मूल रूप से कहाँ से निकले हुए हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों का विभाजन होता है वो 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से। सबसे पहला है, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। दूसरा है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा कई बार, बस थोड़ा समझने का प्रयास करें, तद्भव। और जो तीसरा है वो है देशज, और चौथा है विदेशज। ठीक है, तो ये 4 प्रकार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज। जैसा कि ये जो हमने विभाजन किया है 4 प्रकार से, ये अपने को शब्दों से सीधा पता चल रहा है
यहाँ जो पहला दे रखा है वो दे रखा है तत्सम। क्या दे रखा है? तत्सम। तो तत् का मतलब होता है, ये संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत का शब्द है तत्। ये जो तत् शब्द दिया हुआ है इसमें प्लस दिया हुआ है सम। तत् का मतलब होता है उसका, और सम का मतलब होता है समान। यानी कि यहाँ आप ये कह सकते हो उसके समान। उसके समान का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ इसका कहने का मतलब उसके समान तत्सम, यानी उसके जैसा या उसके समान, यानी संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत। हमारी जो भाषाओं की, सभी भाषाओं की मूल जन्मी भाषा किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। तो ये जो तत्सम वाले जो शब्द होते हैं, ये अगर मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूँ तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। संस्कृत में जिस तरीके से वो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वैसे के वैसे हिंदी में भी हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, संस्कृत से पैदा हुए हैं, संस्कृत में जिस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, जिस तरीके से उसको बोला जाता है, उसी तरीके से हम लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द तो आपके कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तत्सम। फिर दूसरे नंबर पे है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द है, ये ऐसे शब्द है जो संस्कृत शब्द तो थे पहले से मूल रूप से, लेकिन बाद में उनमें कई प्रकार के बदलाव हुए, बोलने की वजह से, भाषाओं की वजह से कई प्रकार के बदलाव हुए। बदलाव होने की वजह से उनमें जो ध्वनि का जो उच्चारण है, वो ध्वनि का रूप है वो बदल जाता है, ध्वनि रूप परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होने के बाद में जैसे संस्कृत में बोला जाता है वैसे हिंदी में नहीं बोला जाता, कुछ सरल रूप कर दिया गया उसका। यानी बोलने में संस्कृत के शब्द थोड़े बोलने में क्या होते हैं? कठिन होते हैं। क्या होते हैं? कठिन होते हैं। तो कठिन होने की वजह से उनको क्या कर दिया गया कि थोड़ा सरल कर दिया गया। कहने का मतलब संस्कृत शब्द जो होते हैं, संस्कृत शब्दों का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है, कई ध्वनि परिवर्तनों की वजह से जो शब्द बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने के बाद में जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। और देशज। देशज का मतलब जैसा कि आपको शब्द से पता चल रहा है, देशज यानी शब्द दे रखा है यहाँ देश प्लस ज, यानी जैसे आप समझते हैं कि जन्म लेने वाला, यानी देश में जन्म लेने वाला। तो देशज का मतलब देशी भाषा के शब्द है। कैसी भाषाओं के शब्द है? देशी। जो हमारी जो लोकल भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाओं के वे शब्द जो अपनी स्थानीय भाषा में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में प्रसिद्ध हो गए, और प्रसिद्ध होने की वजह से उन शब्दों को हिंदी में भी लेना पड़ा, हिंदी में भी वो शब्द आ गए। तो देशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? देशी। और जैसा कि चौथा जो दे रखा है विदेशज, तो ये शब्द से पता चल रहा है विदेश में जन्म लेने वाला, यानी ये जो शब्द है वो कैसे शब्द है? विदेशी शब्द। कैसे शब्द है? विदेशी शब्द है। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे परिभाषा बताई। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीधा इसको समझना चाहो तो ये संस्कृत, ये क्या है? संस्कृत शब्द। तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द। तद्भव का मतलब बिगड़ा रूप। किसका बिगड़ा रूप? संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप। और देशज का मतलब देशी भाषाओं के प्रसिद्ध शब्द है ना। हर कोई शब्द देशी भाषा का हिंदी में प्रयोग नहीं लिया जाता है, लेकिन जो शब्द प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगता है अलग अलग भाषाओं में, तो वो फिर बाद में ज़्यादा प्रसिद्ध होने की वजह से हिंदी में भी उनका प्रयोग में काम में लिया जाता है। और विदेशज का मतलब सीधी सी बात है विदेशी भाषा, यानी विदेशी भाषाएं जितनी भी है जो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई जो भाषाएं नहीं है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे चीनी हो, चाहे जो भी भाषाएं हो, वो सारी की सारी जो विदेशी भाषाएं हैं उनसे संबंधित जो शब्द है, क्योंकि इनका जन्म विदेशों में हुआ है और विदेशी लोगों का यहाँ आगमन होने की वजह से हमारे यहाँ भी इन शब्दों में जो कुछ प्रसिद्ध शब्द है उनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकरण है। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझना चाहें, उदाहरण से पहले यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो तत्सम शब्द है इसकी अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ऐसे शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं। जो किस भाषा के शब्द है? संस्कृत के हैं। संस्कृत में जिस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है हिंदी में ठीक वैसे ही प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिला के परिभाषा इसकी ये सरल परिभाषा ये होगी कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो मूल रूप से किस भाषा के हैं? संस्कृत के हैं, और संस्कृत में जिस रूप में उनका प्रयोग किया जाता है उसी तरीके से हिंदी में भी उनका प्रयोग किया जाता है। तद्भव की यदि आप परिभाषा लिखनी चाहें तो तद्भव की परिभाषा ये होगी कि विभिन्न
जो ध्वनि परिवर्तन होते हैं, ध्वनि परिवर्तनों से गुजरते हुए संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका रूप बाद में बदल गया और बदले हुए रूप में वो हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। देशज शब्द, तो इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो सीधी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि देशी भाषा या जो स्थानीय भाषाएं होती है, स्थानीय भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। और विदेशी शब्द, विदेशी शब्द आपको बता ही दिया, विदेशी भाषाओं के जो शब्द है, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? विदेशी। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो सरल तौर पे अपन देखना चाहें तो आप ये जैसे मान लो शब्द मैंने ले लिया अग्नि, उष्ण, है ना, दो शब्द ले लिए मैंने, तो ये क्या है? तत्सम है। ये संस्कृत में लिखी जाती है। किसके शब्द है? संस्कृत भाषा के ही शब्द है। कहें कि हम इनको हिंदी में इस रूप में भी काम में लेते हैं और बाद में हमने इनको सरल बनाते हुए अपनी हिंदी के हिसाब से ढाल लिया, तो जो इनका रूप थोड़ा बिगड़ गया, बिगड़ने की वजह से अग्नि का क्या हो गया? आग। क्या हो गया? आग। और उष्ण का क्या हो गया? ऊंट। क्या लिखते हैं हम इसको? ऊंट। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये रूप परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? ये संस्कृत के मूल शब्द है तत्सम और ये तद्भव, यानी इनका रूप बिगड़ गया। और देशज शब्द के बारे में अपन देखना चाहे तो जैसे अपने जो देशी भाषाओं के जो शब्द है, जैसे लोटा, जैसे ताला, ये जो शब्द है जो किस भाषाओं के, हमारे यहाँ की जो भारतीय जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके शब्द है। जैसे तौलिया, है ना, इस तरीके के जो भी शब्द है ये क्या है? देशज शब्द है। और उसके बाद विदेशी शब्दों की हम बात करें तो विभिन्न भाषाएं हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द है जैसे मास्टर, हम लोग प्रयोग करते हैं, टीचर। उर्दू भाषा की बात करें तो उर्दू और फारसी के शब्द भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनाजा, कफन, है ना। इस तरीके के जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द कहे जाते हैं? विदेशी भाषाओं के शब्द। तो ये था सरसरी तौर से हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे, जो उदाहरण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको लिखाऊंगा अभी, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें। ये कुछ उदाहरण है, आप देख सकते हैं, मैंने लिखे हैं। तत्सम या तत्सम दे रखा है, तद्भव, तत्सम और तद्भव, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला यहाँ दे रखा है अमावस्या। अमावस्या तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में उसे अमावस कहा जाता है। उसका जो तद्भव रूप है वो क्या है? अमावस। आप सब लोग जानते हैं अमावस के बारे में, लेकिन शुद्ध रूप से संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है? अमावस्या। एक यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, दे रखा है अवस्याय। अवस्याय बोलते हैं ओस को। किसको बोलते हैं? आपने शायद सुना भी नहीं हो शायद। इसको तत्सम जो इसका रूप होता है ओस का, ओस के बारे में आप सब जानते हो। ओस किसे कहते हैं? बारिश की बूंदे, यानी बारिश की वो बूंदे। जैसे आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो बरसात के समय जो पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर छोटी छोटी जो पानी की बूंदे होती है बारिश होने के ठीक थोड़े समय बाद में, तो उसे ओस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस। उसको तत्सम रूप में, उसका जो ओस का तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? अवस्या। परीक्षा में आपसे कैसे पूछा जाएगा? आपको दे दिया अमावस्या का तद्भव रूप लिखो, या आपको दे दिया अमावस का तत्सम रूप लिखो, या निम्न में से कौन सा अमावस का तत्सम रूप नहीं है? दो तीन दूसरे ऑप्शन दे देंगे, एक आपको ये दे देंगे। तो इस तरीके से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आपको तत्सम देकर के तद्भव पूछा जा सकता है और तद्भव देकर के तत्सम पूछा जा सकता है। अगला है अक्षी। अक्षी कहते हैं आंख को। किसको कहते हैं? आंख को। तो ये आप लिख भी ले साथ में और अच्छे से याद भी रखें, अक्षी आंख को कहते हैं। अगला दे रखा है स्टिका। स्टिका कहते हैं ईंट को। किसको कहते हैं? हमारे घरों में जो मकान बनाने के लिए जो काम में ली जाने वाली सीमेंट की बनी हुई जो होती है ईंट, उसे कहते हैं स्टिका। उसके बाद में अगला दे रखा है तत्सम रूप है आश्चर्य। क्या दे रखा है? आश्चर्य। और तद्भव रूप हो जाता है इसका अचरज। तो आश्चर्य के बारे में आप सब लोग जैसे जानते हो, कोई भी चीज़ देख करके जब हम हैरान हो जाते हैं तो जो हमारे मन में जो भाव आता है उस भाव को क्या कहते हैं? आश्चर्य। और उसका तद्भव रूप है अचरज। अगला दे रखा है उत्साह। उत्साह का जो तद्भव रूप है उसे कहते हैं उत्साह। क्या कहते हैं? उत्साह। उत्साह का मतलब आप किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में यूँ उस चीज़ को करने की भावना होती है, आप में जो आपके अंदर जो प्रेरणा की भावना जागृत होती है, उसे क्या कहते हैं?
उत्साह, तो उसी उत्साह को उसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या कहलाता है, उच्छक। अगला दे रखा है कच्छप, कच्छप बोलते हैं कछुए को, किसको बोलते हैं, कछुए को, उसका तद्भव रूप होगा कछुआ, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। करकट, करकट कहते हैं केकड़े को, किसको कहते हैं, केकड़े को, एक जीव होता है उसे केकड़ा, उसे कहते हैं करकट। अगला यहाँ दे रखा है आपके कदली, कदली बोलते हैं केले को, केले के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कई बार खाने का काम पड़ा ही होगा आपका निश्चित तौर से, तो उसको, उसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, कदली। अगला दे रखा है उपालंब, क्या दे रखा है, तत्सम रूप है उपालंब, और उसको तद्भव रूप में कहते हैं उलाना। अब ये थोड़ा आपके लिए समस्या शायद कर रहा हो, कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पहले, उपालंब और उलाना, उलाने का मतलब होता है अपने जो ताना देते हैं ना किसी को, मारवाड़ी में कहते हैं मोसा ना, और हिंदी में कहते हैं ताना देना, जब किसी को ताना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, उपालंब, और तद्भव रूप है उसका उलाना। अगला दे रखा है कटु, संस्कृत में तत्सम रूप है कटु, और तद्भव रूप है उसका कड़ुआ या कड़वा। अगला दे रखा है करपट, करपट का जो तद्भव रूप है वो है आपके कपड़ा, करपट का जो तद्भव रूप है वो क्या है, कपड़ा। अगला दे रखा है गोधूम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। अब जब आप इस गोधूम शब्द को देखते हैं तो गो शब्द को देख के आपके सीधी जो आपके दिमाग में क्या आ जाती है, हमारी मैया है ना, गाय, क्या आ जाती है, गाय आपके दिमाग में आती है। गो शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, गाय, तो आप गाय से संबंधित इसका अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोधूम का मतलब होता है गेहूं, क्या होता है, एक शब्द होता है अलग से थोड़ा, वैसे आपको यहाँ बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, उसे कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं, गोधूली जो शब्द है वो गायों से संबंधित है, लेकिन गोधूली का अर्थ होता है शाम के समय जब गायें जब खेतों से वापस गांव की तरफ लौटती है, तो उनके लौटने की समय जो उनके पाँवों से जो धूल उछलती है, उस समय की जो वेला, उस समय को, उस वेला को क्या कहते हैं, गोधूली वेला। तो यहाँ इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बताया था। तो गोधूम का मतलब है गेहूं। अगला दे रखा है दंश, दंश तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप होता है डंक, डंक के बारे में आप सब लोग जानते हो, सांप वगैरह जो डंक मारते हैं उसे क्या कहते हैं संस्कृत में, दंश। अगला दे रखा है जमाता, क्या दे रखा है, जमाता, जमाता का तद्भव रूप है जवाई, अपने मारवाड़ी में कहते हैं पावड़ा। अगला दे रखा है दष्ट्रिका, दष्ट्रिका ये थोड़ा हालांकि पूछा नहीं गया किसी परीक्षा में, फिर भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, देख लेना इसको अच्छे से। दष्ट्रिका का मतलब होता है दाढ़ी, तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कुछ अन्य उदाहरण है वो भी हम देख लेते हैं तत्सम और तद्भव के। तो यहाँ कुछ और दे रखा है रुक्ष, रुक्ष का मतलब होता है, उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है रूखा, रूखी हुई कोई चीज़, रूखी सूखी चीज़ होती है, उसको तत्सम में संस्कृत में रुक्ष कहते हैं, और तद्भव में उसका रूप होता है रूखा। अगला दे रखा है आपके धैर्य, धैर्य संस्कृत का शब्द है और तद्भव रूप में उसको कहते हैं धीरज। अगला दे रखा है पर्यंक, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको जब आप एक बार जैसे धैर्य आप पढ़ते हो तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उसका धीरज हो सकता है, रुक्ष पढ़ते हो तो उसका अनुमान लगा सकते हो कि रूखा हो सकता है, लेकिन ये अनुमान यहाँ पे अनुमान काम नहीं करेगा। अगर आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, तो ये आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पर्यंक का होता है पलंग, क्या होता है, पलंग, जो चारपाई होती है जिस पर हम लोग सोते हैं उसे पलंग कहते हैं, और संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, या तत्सम रूप में उसको क्या कहते हैं, पर्यंक। उसके बाद में अगला दे रखा है जिसकी तैयारी आप सभी करते हैं, परीक्षा, तो परीक्षा दे रखा है, परीक्षा को तद्भव रूप में कहते हैं परख, क्या कहते हैं, परख। जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिए होंगे, उस टेस्ट को भी परख ही कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे आप स्कूली शिक्षा में जब थे तो प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख, वो उसे परीक्षा ही कहते हैं। तो परीक्षा का जो तद्भव रूप होता है वो होता है परख। अगला दे रखा है पीत, पीत से तात्पर्य है, पीत का जो तद्भव रूप है वो है पीला। और उसके बाद में अगला दे रखा है पुष्कर, पुष्कर का जो तद्भव रूप है वो है पोखर। पुष्कर क्या चीज़ है, पुष्कर कहते हैं तालाब को, किसी भी प्रकार का कोई तालाब होता है उस तालाब को संस्कृत में क्या कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। इसी हिसाब से अपने राजस्थान में अजमेर के पास में एक पुष्कर झील जो प्रसिद्ध है, वो झील की वजह से ही उसका नाम पुष्कर पड़ा है। उसके बाद में अगला दे रखा है पुष्प, पुष्प के बारे में आप सब जानते हो, पुष्प का मतलब होता है फूल, क्या होता है, फूल, और उसको उसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, पुहूप, क्या होता है, पुहूप। अगला दे रखा है जो फूल जिसका हम प्रयोग करते हैं वो शायद अरबी फारसी का शब्द है, शुद्ध रूप से हिंदी का नहीं है, इसलिए इसको तद्भव रूप में क्या कहते हैं, रूप। अगला दे रखा है बलिवर्द, क्या दे रखा है, बलिवर्द, बलिवर्द कहते हैं बैल को, किसको कहते हैं, बैल को। बैल के बारे में आप सब जानते हैं, बस हो सकता है ये आपकी जानकारी में नहीं हो तो इसको आप अच्छे से याद रखें।
बैल का जो तत्सम रूप होता है वो बलिवर्ध होता है। परीक्षा में जो आपसे पूछा जाएगा वो या तो आपको तद्भव रूप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा जैसे दे दिया कि बैल का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा नहीं है, या फिर आपको कैसे आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर ये इस तरीके से पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपको किसी पर्टिकुलर तत्सम शब्द या तद्भव शब्द के बारे में नहीं पूछा जाता है, सीधा कह दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो कहने का मतलब तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब 3 तो तत्सम होंगे, एक शब्द ऐसा होगा जो तद्भव होगा या देशज विदेशज कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तत्सम शब्द नहीं होगा। अगला है आपके दे रखा है, यहाँ दे रखा है पक्ष। तो पक्ष का जो तद्भव रूप है वो होता है पंख। जो पक्षियों के जो पंख होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं? पक्ष। क्या कहते हैं? पक्ष। अगला दे रखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, परसों। क्या दे रखा है? परसों। परसों का मतलब होता है परसों, जैसे अपन बोलते हैं ना कल या परसों, तो उसको उसका परसों का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? परसों। अगला दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, पार्श्व अस्थि। क्या दे रखा है? पार्श्व अस्थि। पार्श्व अस्थि का मतलब होता है पड़ोसी, जो आपके सबसे अच्छे हितैषी होते हैं, आपकी कमियों को आपके घर वालों को बताते हैं, वो आपके अच्छे पड़ोसी होते हैं। तो पार्श्व अस्थि तत्सम रूप है किसका है? पड़ोसी का। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्श्व अस्थि का तद्भव रूप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पड़ोसी। अगला दे रखा है पुत्रवधू। संस्कृत का शब्द है, तत्सम रूप है, और पुत्रवधू का तद्भव होगा पतोहू। क्या कहते हैं इसको? पतोहू। आपने हिंदी की कई किताबों में पढ़ा होगा, जब आप कहानियां, उपन्यास, निबंध, उपन्यास वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ आपने ये पतोहू शब्द देखा होगा, तब आप भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि पतोहू का मतलब क्या होता है? पोती होता है या फिर जो नाती होता है, जो मतलब जैसे अपनी जो बेटी की बेटी होती है वो होता है। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर लें कि पुत्रवधू, पतोहू का तत्सम रूप क्या होता है? पुत्रवधू। यानी अपने मारवाड़ी में कहें तो जो बींदनी होती है उसको क्या कहते हैं? पतोहू। आगे है पाषाण। पाषाण तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है पाहन। क्या होता है? पाहन। और पाहन को पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर, जो भाटे होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? पाषाण। अगला दे रखा है बुभुक्षित। बुभुक्षित संस्कृत का शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप है वो होता है भूखा। क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसके लिए संस्कृत में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुभुक्षित। अगला दे रखा है मृतिका। तो मृतिका से तात्पर्य यहाँ मिट्टी से। मृतिका तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? मिट्टी। तो आपसे सीधा अगर पूछा जाए कि मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा या मिट्टी का तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप सीधा बता सकते हैं मृतिका। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अगला दे रखा है मंडूक। मंडूक संस्कृत का शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है मेंढक। क्या होता है? मेंढक। आपने पढ़ा होगा कि भाई काहे कूप मंडूक बने हुए हो। कूप मंडूक से तात्पर्य, कूप का मतलब, कूप भी संस्कृत का शब्द है, और कूप मंडूक, कूप का मतलब होता है कुआं, और मंडूक का मतलब होता है मेंढक, यानी कुएं के मेंढक मत बनो। तो आप लोग भी जीवन में इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी कुएं के मेंढक ना बने। कुएं के मेंढक बनने का मतलब यहाँ ये है कि जो मेंढक होता है कुएं के अंदर, वो ये सोचता है कि इस दुनिया में जो भी है वो मैं ही हूँ, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान या मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कुएं में वो अकेला ही होता है। उसको ये पता नहीं है कि इस कुएं से बाहर भी एक दुनिया है जिसमें तुम्हें कई तरीके के लोग और तुमसे भी श्रेष्ठ और तुमसे भी कमजोर लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो आप कभी भी कूप मंडूक न बने, और कभी भी जो आपकी जो क्षमताएं हैं और आपने जो भी जीवन में प्राप्त किया है उस पर कभी भी घमंड ना करें। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, आपके विपरीत हो सकती है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जिन लोगों के सामने आपने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी वही लोग कल आकर के आपको बोलेंगे और भाई कैसे हो, तो फिर बड़ा ही मतलब बड़ी शर्म फील होती है उसमें। अगला दे रखा है मातुल। तो मातुल से तात्पर्य है, संस्कृत शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है मामा। यानी आपकी माताजी का जो भाई होता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? मातुल, और इसका तद्भव रूप होता है मामा। अगला यहाँ दे रखा है यजमान। तो यजमान तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है जजमान। जजमान का मतलब, जैसे यजमान किसे कहते हैं? जैसे आप देखते हैं कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं या जो भी हमारे यहाँ जो घरों में आते हैं कोई भी चीज़ लेने के लिए, आप उनको कुछ भी बख्शिश देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो आप उनके क्या कहलाते हैं? यजमान। क्या कहलाते हैं? यजमान। क्योंकि उनका जो जीवन है वो आप पे चलता है, आप उन्हें सहयोग करते हैं, तो उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है जजमान। क्या होता है? जजमान। अगला दे रखा है रज्जु। रज्जु तत्सम शब्द है, संस्कृत का है, और इसका जो तद्भव रूप है वो होता है रस्सी। तो रस्सी से आप सब परिचित है, कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि रस्सी को संस्कृत में है, उसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? रज्जु। अगला दे रखा है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है लाख। क्या होता है? लाख। और करोड़ को क्या कहते हैं? वैसे यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन उसे क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। तो लक्ष्य का मतलब लाख, जो एक संख्या होती है,
उसको सत्सम संस्कृत में लक्ष्य कहते हैं, तत्सम रूप है वो लक्ष्य होता है, और तद्भव रूप क्या होता है, लाख। अगला यहाँ दे रखा है वार्ताक, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि पूछा नहीं गया है, फिर भी क्योंकि थोड़ा ऐसे शब्द पूछे जाने की गुंजाइश ज्यादा रहती है जिनमें दोनों शब्दों में आपस में मेल ना हो, बिल्कुल अलग हो, लिखा हुआ तत्सम रूप अलग हो, तद्भव रूप अलग हो, तो एग्जामिनर आपसे वैसा शब्द पूछ सकता है। अब जैसे मान लो ये परीक्षा और परख है, तो पहला अक्षर दोनों में प है, और आप देख सकते हो परीक्षा परख थोड़ा थोड़ा आपको मिलता जुलता भी लगता है, तो आप इसको कर सकते हो। ज्यादा आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो भी एक अनुमान रहता है कि आप उस अनुमान के आधार पर चारों में से एक ऑप्शन सही निकाल सकते हो। लेकिन जैसे ये आ गया पार्श्व अस्थि, अब ये अस्थि शब्द पर जब आप गौर करोगे तो अस्थि शब्द का मतलब होता है हड्डियां। क्या होता है, हड्डियां। फिर आपका दिमाग हड्डियों में उलझ जाएगा, आप सोचोगे कैसी हड्डियां होगी, पीछे वाली, पार्श्व का मतलब पीछे भी होता है, पीछे वाली हड्डियां, आगे वाली हड्डियां, तब आप पड़ोसी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, इसलिए पड़ोसी को आप सीधा बाहर कर देते हो ना, तू नहीं है भाई, तो फिर गलतियां हो जाती है। तो इसका थोड़ा ध्यान दें, ऐसे शब्द जो तत्सम रूप और तद्भव रूप बिल्कुल अलग अलग है, तो उनको आप अच्छे से याद करें। तो याद दे रखा है वार्ताक, तो वार्ताक तत्सम रूप है, और उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है बैंगन, जिसको आप सब्जी में खाने में काम में लेते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, वार्ताक। अगला दे रखा है शवश्रु, क्या दे रखा है, शवश्रु, तो शवश्रु से मतलब होता है सांस, सांस से आप सभी परिचित है। एक होता है, थोड़ा ये ध्यान दें, आपके बोलने में भी थोड़ा फर्क रहता है, ये है सांस और उसके ऊपर बिंदी लगा लेते, ये हो जाता है सांस। सांस का मतलब जो आप सांसें लेते हैं वो है ना, तो आपकी श्वसन क्रिया है ना, उसे कहते हैं सांस। लेकिन अगर बिंदी नहीं है तो सांस का मतलब ये होता है कि कोई महिला होती है, उसके पति की जो माँ होती है वो क्या कहलाती है, सांस। क्या कहलाती है, सांस। तो उसको संस्कृत में कहते हैं शवश्रु। और अगला दे रखा है शवसुर, और थोड़ा यहाँ भी ध्यान दें, एक और लिखवा देता हूँ मैं आपको, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको भी लिख लेना, क्योंकि मैं लिख नहीं पाया हूँ, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द बहुत ज्यादा है, मैंने कोशिश की है जो महत्वपूर्ण है वो आपको लिखवा रहा हूँ। एक ये शवश्रु और एक इसके साथ में ये भी होता है, इसका भी थोड़ा आप ध्यान दें, कंफ्यूजन नहीं हो। समश्रु क्या होता है, समश्रु और शवश्रु दोनों मिलते जुलते हैं, केवल यहाँ व है और यहाँ म है, तो समश्रु का मतलब होता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें, मूछ। क्या होता है, जो मूछे होती है उनको क्या कहते हैं, समश्रु, तो इसका भी थोड़ा ध्यान दें, ये भी पूछा जा सकता है। अगला दे रखा है आपके ससुर, स्वसुर का मतलब होता है ससुर जी, ये तो मतलब लग ही रहा है, ससुर स्वसुर सीधा आ रहा है, तो ससुर हो सकता है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान दें। अगला आपके तत्सम रूप दे रखा है विवाह, मन में लड्डू नहीं फूटने चाहिए, क्या दे रखा है, विवाह, और विवाह का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, ब्याह। क्या कहते हैं, ब्याह, अपनी मारवाड़ी में भी ब्याह ही कहते हैं, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दें। अगला दे रखा है श्रृंग, क्या दे रखा है, श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है सिंह। क्या होता है, श्रृंग तत्सम शब्द है, और उसका जो तद्भव रूप है वो क्या है, सिंह, जानवरों के सिंह होते हैं। अगला दे रखा है हृदय, क्या दे रखा है, इसको हृदय मत पटा करें, ये इसको आप हृदय, कुछ लोग इसको हृदय पढ़ते हैं, हृदय नहीं होता है, इसे हृदय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हृदय, हाँ थोड़ा पढ़ना है, और फिर र की आवाज आनी चाहिए, हृदय, हृदय। ये जो हृदय है ये संस्कृत का तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, ये। क्या होता है, ये, है ना। तो ये इस तरीके से कुछ हमने तत्सम और तद्भव शब्द देखे हैं जो महत्वपूर्ण मुझे लगे, वो मैंने छांट के आपको बताए हैं। और भी आप किताबों में इस टॉपिक को देखें तो इसके जो तत्सम तद्भव रूप जितने भी दे रखे हैं उनको अच्छे से 2 बार 4 बार 5 बार नज़र में निकाल लें। यदि आप नज़र से निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी परीक्षा में आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप ऑप्शन में निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, बाकी वाले दूसरे हैं उनको भी देख लेना। तो ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण थे। अब इसके बाद में अगला हम देखेंगे देशज शब्द, इसको आप लिखना चाहे तो लिख लें, मैं मिटा रहा हूँ इसको, मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो ये थे आपके तत्सम और तद्भव। अब अपन देखने जा रहे हैं देशज शब्द, कुछ उदाहरण देखेंगे अपन ने, परिभाषा अपन देख चुके हैं। ऐसे शब्द जो अनुकरण के आधार पर गढ़े जाते हैं, या ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषाओं में प्रसिद्ध रहने के बाद में हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। यानी देशज शब्द से पता चल रहा है, देश प्लस ज यानी देश में जन्म लेने वाला, स्थानीय भाषाओं के शब्द देशज शब्द। तो इसकी परिभाषा की जहां तक मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल इसके उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है इसके, भोंपू, है ना, भोंपू में आप समझते हो ना, जो आइसक्रीम वाला बजाता रहता है उसे क्या कहते हैं, भोंपू। तेंदुआ, लोटा, फटफटिया, ये जो ऐसे शब्द है ये क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। टांग, ऊट पटांग,
है ना। ये जो ऐसे शब्द है ये आपके क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जो स्थानीय भाषाओं के शब्द होते हैं, अंगोछा, घाघरा, है ना, ये सारे के सारे क्या है, देशज शब्द है। कपास, केला, है ना, बाजरा, लुंगी, ताला आदि, मतलब बहुत सारे काफी शब्द होते हैं। तो कुछ ही देशज शब्द है ताकि आप समझ जाए कि देशज शब्द कौन से होते हैं। स्थानीय भाषाओं के शब्द है और स्थानीय भाषाओं के शब्द प्रसिद्ध होने के बाद में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। भोंपू है, तेंदुआ है, लोटा है, फटफटिया है, टांग है, ऊट पटांग है, अंगोछा है, घाघरा है, कपास है, केला है, बाजरा है, लुंगी है, ताला है, ये सारे के सारे स्थानीय भाषाओं के शब्द है और बाद में प्रसिद्ध होने के बाद में ये इसी रूप में हिंदी में अपना लिए गए। तो ये आपके देशज शब्द। देशज शब्दों में कुछ विशेष नहीं है, आप उनको एक बार अच्छे से देख लें तो आपको याद भी हो जाएगा। कुछ ही महत्वपूर्ण मैंने यहाँ लिख दिए हैं और आप भी अच्छे से किताब में, अच्छी सी किताब में देख के इनको पढ़ लें और याद करें। उसके बाद में अगला हम देखेंगे विदेशी शब्द, वो थोड़े महत्वपूर्ण है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख लें। विदेशी शब्द देखते हैं अपन, वो थोड़े महत्वपूर्ण है, अलग अलग भाषाओं के देख लेते हैं अपन। अब इनमें अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ये कुछ विदेशी शब्द है जिनको हम देख लेते हैं, उदाहरण है। तो सबसे पहले हमने लिया है विदेशी शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है अरबी भाषा के। किसके उदाहरण है? अरबी और फारसी के। लगभग आपसे अगर पूछा जाता है तो उसमें दोनों को साथ में दे रखा होता है, अरबी फारसी साथ में आता है। फिर भी अगर हो सकता है आपसे अलग भी पूछा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक सबसे बड़ी विशेषता है अरबी और फारसी की, इनके जो ज्यादातर शब्द होते हैं उनके नीचे नुक्ता लगा होता है। क्या लगा होता है? नुक्ता। नुक्ता का मतलब जैसे लिखते हैं ना, जैसे यहाँ ये लगा हुआ है, ये देखो, ये जो छोटी सी बिंदी जो अक्षर के ठीक नीचे लगती है, इसे नुक्ता कहते हैं। और इसको पढ़ते समय क्या है कि उस अक्षर पे जोर दिया जाता है। जैसे लिखा हुआ ना, अगर आप इसको अपन शुद्ध हिंदी के हिसाब से पढ़ा जाए तो इसे पढ़ा जाएगा अखबार। क्या पढ़ा जाएगा? अखबार। लेकिन अगर इसको अरबी के हिसाब से पढ़ना है अखबार, यानी ख के ऊपर थोड़ा जोर लगेगा, यानी जिस वर्ण के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है उसको थोड़ा जोर दे करके पढ़ना है। तो ये अरबी के कुछ उदाहरण है: अखबार, अदालत, आदमी, इलाज, उम्र, जनाब, दिमाग, मदद, मुहावरा। ये देखो, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। मुहावरे, लोकोक्तियां आप हिंदी में पढ़ते हैं तो जो मूल रूप से जो मुहावरा शब्द है वो किस भाषा का है? अरबी का। आपसे पूछा जा सकता है, अगर मान लो किसी परीक्षा में मुहावरा और लोकोक्ति टॉपिक दिया हुआ है, वो कोई मुहावरा ना पूछ करके सीधा ही आपसे पूछ ले कि मुहावरा जो खुद शब्द है वो किस भाषा का है, तो आपको बताना है किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। मौसम, मौसम सब आप जानते हैं। अखबार आप समझते हैं, जो न्यूज़पेपर आता है उसको अखबार कहते हैं। अदालत, कोर्ट को क्या कहते हैं? अदालत कहते हैं। आदमी, इंसान, है ना। इलाज, हॉस्पिटल में जो हम इलाज करवाने जाते हैं किसी भी बीमार व्यक्ति का। उम्र, उम्र का मतलब होता है आयु, आपकी कितनी उम्र है, कितनी आयु है, आप सब जानते हैं। और जनाब, जनाब का मतलब होता है, जैसे अपन हिंदी में प्रयोग लेते हैं श्रीमान, श्रीमान की जगह उर्दू में या अरबी फारसी में किस शब्द का प्रयोग लिया जाता है? जनाब। इसका लिया जाता है जनाब। दिमाग, दिमाग का मतलब मस्तिष्क, क्या कहते हैं इसको? मस्तिष्क। और मदद, मदद का मतलब किसी की हेल्प करना, उसे मदद कहते हैं, तो ये अरबी का शब्द है। मुहावरा मैंने आपको बता दिया। मौसम, मौसम शब्द है वो भी किसका है? अरबी का, यानी आसपास का वातावरण कैसा हो रहा है उसे मौसम कहते हैं। राय, राय शब्द है वो भी किसका है? अरबी का है। किसका है? अरबी का। राय का मतलब अपने विचार देना, अपने विचार देना। अगला दे रखा है हक। क्या दे रखा है? हक। हक का मतलब होता है, ये अरबी का शब्द है और इसे अपन हिंदी में अगर इसका भावार्थ करें तो इसका अर्थ होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। अगला दे रखा है हिम्मत। हिम्मत शब्द है वो भी किसका है? अरबी का है। हिम्मत का मतलब साहस से संबंधित होता है। अगला दे रखा है हुक्म। क्या दे रखा है? हुक्म। तो हिंदी में और संस्कृत में अपन जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। और अरबी में उसे क्या कहा जाता है? हुक्म। तो ये थे कुछ अरबी के महत्वपूर्ण उदाहरण। उसके बाद अपन देखेंगे फारसी के। किसके उदाहरण? फारसी के। हालांकि दोनों साथ में ही पूछे जाते हैं, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें, हो सकता है कभी किसी परीक्षा में अलग भी पूछ लिया जाए, तो आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको कहीं भी नुक्ता लगा हुआ कोई भी अक्षर दिख जाए जिसके अक्षर के नीचे बिंदी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बिंदी लगी हुई। हिंदी में केवल दो ही वर्ण है,
जिनके नीचे बिंदी लगती है, इन दो वर्णों को छोड़ देना। ये दो वर्ण अगर कहीं हैं तो इनको छोड़ देना। ये हिंदी में भी प्रयोग लिया जाता है, बाकी उसके अलावा किसी भी वर्ण के नीचे लगी हुई है तो इसका मतलब वो अरबी फारसी का शब्द है। फारसी में अगर आराम, उस्ताद, उस्ताद का मतलब जो गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। अगला दे रखा है कुश्ती, कुश्ती शब्द से आप सब परिचित है। अगला दे रखा है खुद, और उसके बाद आगे दे रखा है चालाक। क्या दे रखा है? चालाक। चालाक, तो चालाक से सब आप परिचित है। चालाक का मतलब होता है कोई व्यक्ति चतुर और ज्यादा होशियार होता है, उसे क्या कहते हैं? चालाक कहते हैं। ये फारसी का शब्द है। अगला दे रखा है जलेबी, है ना, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए बिल्कुल। जलेबी, जलेबी से आप सब परिचित है, आप सबको जानते हैं, एक प्रकार का मिष्ठान या मिठाई होती है, तो ये भी फारसी का शब्द है। अगला दे रखा है जिंदगी। क्या दे रखा है? अब जैसे अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो पढ़ा जाएगा जिंदगी, लेकिन अगर इसको शुद्ध रूप से पढ़ना है तो आपसे कहेंगे जिंदगी। क्या पढ़ेंगे? जिंदगी। थोड़ी आवाज में थोड़ा फर्क आना चाहिए, जय के ऊपर जोर ज्यादा लगेगा। तो जिंदगी का मतलब होता है जीवन, और ये भी फारसी का शब्द है। अगला दे रखा है तमाशा। क्या दे रखा है? तमाशा, तो ये भी फारसी का शब्द है। तमाशा से भी आप परिचित हो, किसी प्रकार का जो नाटक वगैरह होता है, खेल, जो रोडों पे जो क्या कहते हैं उसको, जो डमरू बजाने वाले और ये जो नृत्य बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तमाशे। अगला दे रखा है तेज। तेज का मतलब बहुत तेज गति से संबंधित है, तो ये भी फारसी का शब्द है। अगला दे रखा है बारिश। बारिश का मतलब होता है बरसात या वर्षा, संस्कृत में क्या कहते हैं? वर्षा, तो ये भी फारसी का शब्द है। अगला दे रखा है मजदूर। क्या दे रखा है? मजदूर, मजदूर है, ये भी फारसी का शब्द है। अच्छा, ये मजदूर हालांकि आपसे अलग नहीं पूछा जाएगा, एक होता है मजबूर। क्या होता है? मजबूर किसका शब्द है? अरबी का, और मजदूर किसका है? फारसी का। अगला दे रखा है शादी। मन में लड्डू नहीं फूटना चाहिए। शादी क्या है? शादी, तो शादी ब्याह आप सब लोग समझते हैं, तो ये भी किसका शब्द है? फारसी का। अगला दे रखा है यार यानी कि मित्र, और अगला दे रखा है सरकार, तो ये भी किसका शब्द है? फारसी का। ये कुछ महत्वपूर्ण अरबी और फारसी के शब्द थे। उसके अलावा और विदेशी भाषाएं कौन कौन सी है? अंग्रेजी। लगभग अंग्रेजी का शब्द तो आप आंख बंद करके पहचान सकते हो, ज्यादा समस्या नहीं होगी। फिर भी कुछ ऐसे शब्द है अंग्रेजी के जो हिंदी में इस तरीके से प्रयोग हो रहे हैं कि आप पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि वो अंग्रेजी का है हिंदी का, क्योंकि काफी टाइम से आपने जब से पढ़ना शुरू किया तब से वो हिंदी की किताबों में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ऐसे कुछ शब्द छांटे मैंने यहाँ पे। अफसर, अफसर शब्द अंग्रेजी का शब्द है। ऑफिसर क्या है? ऑफिसर है, उसी का जो बिगड़ा हुआ रूप है, और क्या बन गया? अफसर, तो ये अंग्रेजी का मूल रूप से शब्द है। ऑपरेशन, ऑपरेशन आप जानते हैं अस्पताल से संबंधित, जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। अगला दे रखा है कार। अब ये कार शब्द है, आप हिंदी में कई बार लिखा हुआ देखते हो कार, आपको लगता है कार पता नहीं अरबी का शब्द होगा, फारसी का, लेकिन ये कार शब्द किसका है? अंग्रेजी का है। अगला दे रखा है गिलास। ये कुछ हमारे मतलब हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में काम आने वाले ऐसे शब्द है जिनको हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। बहुत मतलब हम हमारी मतलब जो लोग अपनी जो स्थानीय भाषा है उसमें भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इतने प्रसिद्ध हो गए कि थोड़ा छांटना मुश्किल हो जाता है ये अंग्रेजी के शब्द है या हिंदी के। गिलास, गिलास के बाद दे रखा है ट्रेन। क्या दे रखा है? ट्रेन, ये भी इंग्लिश का शब्द है। पेन, जो अपन लिखते हैं, लिखने में काम आती है। उसके बाद दे रखा है रेल। रेल और ट्रेन वैसे एक ही चीज है, लेकिन दोनों शब्द किसके हैं? अंग्रेजी के हैं। अगला दे रखा है बस। तो बस का हम सब हर भाषा में, लगभग सभी भारतीय जितने भी है, हर एक भाषा में बस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किसका शब्द है? अंग्रेजी का। तो ये कुछ अंग्रेजी के शब्द है। आगे हम देखेंगे तुर्की भाषा के कुछ शब्द, अलग से पूछे जाने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी आप इनको याद कर लें। सबसे महत्वपूर्ण एक भाषा है उर्दू। क्या है? उर्दू। तो उर्दू जो भाषा है, जो उर्दू जो मूल रूप से शब्द है, वो किस भाषा का है? तुर्की का है। किसका है? तुर्की का है। अगला दे रखा है कलंगी। क्या है? कलंगी। तो कलंगी शब्द भी तुर्की भाषा का है, और जिन लोगों की अभी नई नई शादी हुई है तो वो लोग कलंगी से परिचित होंगे। जो दूल्हे का जो सेहरा होता है अपने यहाँ पे, उसके ऊपर जो एक एंटीना लगाया जाता है नेटवर्क के लिए, मजाक कर रहा हूँ वैसे, उसे क्या कहते हैं? कलंगी। इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? कलंगी। अगला दे रखा है कुर्ता, जो आप लोग पहनते हो, पंजाबी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कुर्ता, कुर्ता पायजामा पहना जाता है पंजाब में, तो जो कुर्ता शब्द है वो किसका है? तुर्की का है। अगला दे रखा है गलीचा। क्या दे रखा है? गलीचा। नीचे फर्श के ऊपर बिछाने वाली जो महीन बढ़िया अच्छे क्वालिटी की जो दरी आती है उसे क्या कहते हैं? गलीचा। अगला शब्द दे रखा है तोप। ये किसका है? तुर्की भाषा का। किस भाषा से लिए हुए शब्द है? तुर्की भाषा का। तोप, तोप शब्द तुर्की का है। बारूद, बारूद शब्द भी किस भाषा का है? तुर्की का है। और अगला शब्द दे रखा है बेगम। क्या है? बेगम। तो ये जो बेगम शब्द है ये भी किसका है? तुर्की का है। बेगम का मतलब होता है पत्नी। क्या होता है? पत्नी या रानी, जो भी होती है, राजा की जो बादशाह होता है उसकी जो पत्नी होती है उसे क्या कहा जाता है? बेगम। तो ये कुछ हमारे तुर्की के शब्द थे। तुर्की के बाद में अगला है पुर्तगाली। कुछ पुर्तगाली शब्द भी है जिनको हम हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कौन कौन से शब्द है? देखिए आप,
अलमारी, अलमारी को आप भी अलमारी बोलते हो, लेकिन ये किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला दे रखा है स्त्री, स्त्री का मतलब होता है प्रेस, जिसको आप कहते हो, और कपड़े वगैरह कपड़ों के ऊपर वो करने के लिए जो काम में ली जाती है उसे स्त्री कहते हैं, प्रेस भी कहते हैं। तो वो शब्द किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला दे रखा है कमीज, कमीज का मतलब आप लोग जो इंग्लिश में जैसे शर्ट कहते हैं, शर्ट पहनते हो, उसे क्या कहते हैं? कमीज। और जो कमीज शब्द है वो किसका है? पुर्तगाली भाषा का है। अगला दे रखा है कमरा, क्या दे रखा है? कमरा। जैसे इंग्लिश में आप लोग रूम कहते हैं, तो जो कमरा होता है वो कमरा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इन पर थोड़ा आप ध्यान दें। अगला दे रखा है गोदाम, क्या दे रखा है? गोदाम। तो ये भी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला दे रखा है चाबी, क्या दे रखा है? चाबी। तो चाबी से आप सब परिचित हो, ताले के अंदर काम में आने वाली, ताले को खोलने वाली। अच्छा, हमने ताला शब्द भी पढ़ा था। ताला शब्द किससे संबंधित है? देशज। किससे है? देशज। ताला शब्द देशज है, लेकिन चाबी शब्द है वो किस भाषा का है? विदेशी भाषा है और पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला है बाल्टी, तो बाल्टी है, वो बाल्टी भी पुर्तगाली भाषा का है। लोटा पढ़ा था हमने, लोटा देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज। लेकिन जो बाल्टी है वो बाल्टी कैसा? विदेशी शब्द है और किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उसके अलावा बोतल, कुछ लोगों की आंखें कहीं और डूब गई होगी तो उधर ध्यान न दें, इधर ही ध्यान दें। बोतल, बोतल शब्द है वो किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। अगला दे रखा है संतरा, क्या दे रखा है? संतरा। तो संतरा शब्द है जिसको हम लोग नारंगी कहते हैं, क्या कहते हैं? एक प्रकार का फल आता है, और वो भी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। तो ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं इनको मिटा रहा हूं, साफ कर देते हैं। ये कुछ विदेशी शब्द है, कुछ और भी है, वो भी हम देख लेते हैं। कुछ अन्य शब्द है वो भी देख लेते हैं हम। अगला है आपके फ्रेंच भाषा के शब्द। फ्रेंच भाषा के कुछ प्रसिद्ध शब्द है जिनको हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं। अंग्रेज, अंग्रेजी और अंग्रेज जो शब्द है वो किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, ये पूछा जा सकता है। जैसे आपको मिलेगा अंग्रेज शब्द किस भाषा का है, तो आप सीधा उसमें आंख बंद करके क्या कर देंगे? अंग्रेजी। जबकि ये किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। कूपन, कूपन से आप सब लोग परिचित हैं, तो कूपन शब्द है वो भी किसका है? फ्रेंच भाषा का है। पिकनिक, पिकनिक शब्द है वो भी किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। पिकनिक का मतलब आप कहीं भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पिकनिक। बादाम, है ना, बादाम शब्द है वो भी किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और अगला दे रखा है मेयर, मेयर भी, मेयर शब्द है वो भी किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। मेयर का मतलब होता है कोई भी नगर होता है, नगर परिषद या नगर पालिका या नगर निगम होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? मेयर। तो ये जो मेयर शब्द है ये किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। उसके बाद चाइनीज भाषा के, चीनी भाषा के कुछ शब्द है जिनको हम लोग प्रयोग में लेते हैं। चाय, आप सब परिचित है। चीनी यानी कि शक्कर, जिसको शर्करा कहते हैं तत्सम के रूप में, और तद्भव में कहते हैं शक्कर। चीकू, चीकू एक प्रकार का फल है, वो भी किस भाषा का शब्द है? चीनी का। और लीची भी एक प्रकार का फल है, ये किस भाषा के शब्द है? चीनी भाषा के। जापानी भाषा का एक प्रसिद्ध शब्द है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है रिक्शा। रिक्शा यानी ऑटो, है ना, वो जापानी भाषा का है। रूसी भाषा, रूसी भाषा का शब्द है रूबल, क्या है? रूबल। तो रूबल क्या है? रूस की मुद्रा है, क्या है? जिस तरीके से हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूबल को हम रूबल ही कहते हैं। सोवियत, सोवियत शब्द है, ये भी क्या है? रूसी भाषा का शब्द है। सोवियत संघ पहले था, रूस का जो पूरे जो सभी राज्यों का समूह था उसे सोवियत संघ कहा जाता था, इसलिए ये जो सोवियत शब्द है ये भी किस भाषा का है? रूसी भाषा का है। और जार, जार का मतलब रूस में वहाँ पुराने समय में जो सम्राट होते थे उनको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ये भी रूसी भाषा का शब्द है। और अगला दे रखा है, और ये जार एक बर्तन होता है उसको भी क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। अगला है डच भाषा के कुछ शब्द है, एक है बम और एक है तुरुप। तुरुप का मतलब ये ताश से संबंधित है ना, तुरुप का इक्का है, तुरुप का पता, तुरुप का मतलब होता है ताश, क्या होता है? ताश। तो ये शब्द किस भाषा के? डच भाषा के। तो इस तरीके से हमारे ये चौथा जो हमारा अंतिम वर्गीकरण था, स्रोत या स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर था, तो उसमें हमने चारों प्रकार के तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द की कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखे हैं। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। पूरी संभावना है कि इनमें से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे। फिर भी आप एक किताब, सहयोगी किताब भी साथ में रखें और उनको भी अच्छे से देखें और बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। इनका कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करें। आप एक बार पढ़ने से आपको याद हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ तय है कि यदि आप ठान लो तो आपको याद हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 3 बार या 4 बार आपको याद करना पड़ेगा। 3-4 बार जब आप इसको पढ़ोगे, आज आपकी क्लास खत्म हुई, आज आपको इसको लिखना है, लिखने के बाद में शाम को जो फ्री टाइम मिलता है तब पढ़ना है। हर रविवार को आप इसका फिर से रिवीजन करो, रेगुलर इसको देखते रहो, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो शब्द विचार का टॉपिक था वो आज पूरा होता है। समय का भी अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।